अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी खास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जो कहती हैं कि माँ बाप को बेटियों पर पूरा एतमाद करके उन्हें आज़ादी देनी चाहिए और उन पर बिला वजह शक नहीं करना चाहिए, और अगर लड़की गलत नहीं होगी तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। कैसे एक लड़की की जिंदगी सिर्फ इसी वजह से तबाह हुई कि उसके माँ बाप और भाई उस पर अंधा एतमाद करते थे। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जहां औरत की इज्जत नाजुक होती है वहां मर्द का रूप भी नाकाबिले एतबार होता है, ख़ुसूसन जब बाप भाई अनपढ़ देहाती हों तो झूठी गैरत के नाम पर लड़कियों के जज्बात और अरमानों का सौदा कर देते हैं। शौहर है तो वो मजाजी खुदा बनकर उसकी खुदी से उनको महरूम कर देता है। ताहम सारा इल्ज़ाम मर्दों को भी देना नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अक्सर औरतें फरेब अपनी मर्जी से खाती हैं। अगर वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत राहें निहायत होशियारी से मुतय्यन कर सकती हैं, मगर तकदीर के हाथों में अपना सब कुछ सौंप कर वो खुद अपनी बर्बादी को दावत दे देती हैं। जबकि कुदरत ने कुछ काम तब्दीर के ज़ेरे असर रखे हैं, वो तदबीर से ठीक किए जा सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रोती हुई हर औरत और हंसते हुए हर मर्द पर एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी तबाही की कहानी में ज़्यादा कसूर मेरा है या मेरे वालदैन का, ये इल्ज़ाम अपने वालदैन पर लगाना तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने तो मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैंने ही अपने ख्वाबों का सुनहरी जाल खुद पर इस तरह डाला कि वो मुझसे दूर हो गए। उन्होंने मेरा नाम रहमत इसलिए रखा था कि बेटी उनके आंगन में रहमत बनकर उतरी है। बड़ी मन्नतों मुरादों से उन्होंने मुझको रब से मांगा और पा लिया। अगर उन्हें मालूम होता कि बेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की उजली और सफ़ेद चादर के लिए स्याह धब्बा मांग रहे हैं तो शायद वो पैदा होते ही मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देते। दोनों भाइयों और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। वो कॉलेज जाते थे जब मैं पैदा हुई। इतनी मुद्दत बाद माँ की गोद हरी होने पर ख़ानदान भर हैरान था, मगर इतना खुश थे कि उनके घर आंगन में अल्लाह की रहमत की बारिश हुई थी। भाई भी मुझको जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। बाप के मकान में मेरी मासूम किलकारियों के बाइस बहार का समा रहता था। अपने तो अपने घर के नौकर भी खुश थे। मेरी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती थी। दादी बेहद लाड प्यार से मना करती, कहती कि कल को इसने पराए घर जाना है, लड़की ज़ात है, इतना ना बिगाड़ो कि किसी घराने से मुताबिकत इसके लिए मसला हो जाए। मैं 8वीं में थी जब बड़े भाई की शादी हुई। भाभी बहुत अच्छी थी। सारा दिन मैं उनके कमरे में घुसी रहती थी। अम्मी समझाती भी, उनको आराम भी करने दिया करो, मगर उनकी एक ना सुनती। साल बाद दूसरे भाई के सर पर सेहरा सज गया। अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाने के बावजूद दोनों भाई मुझको अब भी इतना ही वक्त देते जितना पहले दिया करते थे, बल्कि अब तो घर में मेरे नाज उठाने वाली भाभियां भी आ गई थीं। कितनी खुशकिस्मत थी मैं कि मेरी दोनों भाभियां भी मुझको इसी तरह चाहती थीं जैसे मैं उनकी सगी छोटी बहन थी। दोनों ही बहुत अच्छी थीं। हम मिल बैठते तो कहकहों की बरसात हो जाती। अगर हुस्ना आ जाती तो महफिल गुलो गुलजार हो जाती। हुस्ना मेरी अजीज अज़जान सहेली थी। उसका घर हमारे बराबर में था, तभी ज्यादातर हमारे घर पाई जाती। मैं अपनी सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। उससे बिछड़ने का तसव्वुर न कर सकती थी। दरअसल मैं एक जनूनी किस्म की लड़की थी, जिसके साथ ताल्लुक बन जाता ये वाबस्तगी आखिरी हदों को छू लेती थी। हुस्ना के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका तबादला होता रहता था। हुस्ना के साथ मेरी दिली वाबस्तगी इतनी बढ़ी कि ये भूल ही गई कि उसके वालिद का तबादला हो गया तो ये लोग कहीं भी चले जाएंगे और मैं उसको खुद से बिछड़ने से ना रोक पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज उसने मुझे बताया कि उसके अब्बू का तबादला कराची हो गया है और 15 दिन में वो ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। ये इत्तला मुझ पर बिजली बनकर गिरी। एक दिन वो हमारे घर ना आती या मैं उससे ना मिलती तो वो दिन पहाड़ बनकर मुझ पर गुजरता। मेरी कोई बहन ना थी। ये कमी इसी लाजवाब और धीमे मिजाज वाली लड़की ने पूरी कर दी थी। उससे जुदाई के तसव्वुर से मुझे हर वक्त रोना आता।
आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते। इत्तफाक के उन दिनों हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। इम्तिहान के खातिर हुस्ना के वालदैन ने उसको हमारे घर छोड़ दिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। अगरचे जानती थी कि ये खुशी आर्जी है, फिर भी कुछ दिन तो वो मेरे साथ थी। हमारे घर क़याम पजीर थी। हमने मिलकर इम्तिहान की तैयारी की, पर्चे दिए और वक्त पर लगाकर उड़ गया। हुस्ना के वालिद उसको लेने आ गए। उस दिन मैं बहुत रोई, आंखें रो रो कर सुर्ख कर डाली। वो भी रोती हुई हमारे घर से गई। 14-15 बरस की उम्रों में हम लड़कियां कितनी जज्बाती होती हैं। उफ, मैं उस वक्त को भूल नहीं सकती। हुस्ना चली गई, मैं उदास रहने लगी। हंसना बोलना छोड़ दिया। अम्मी को डर था कहीं बीमार न पड़ जाऊं। भाई मेरा ध्यान बटाने को घुमाने फिराने ले जाते, मगर मेरे जहन में हर वक्त हुस्ना की याद किसी जख्मी परिंदे की मानंद चक्कर लगाती रहती थी। बिलाखिर मैं हमदम सोचते रहने से बीमार पड़ गई। वालदैन परेशान रहने लगे। अम्मी ने कहा कि इसको हुस्ना से मिलाने कराची ले जाते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। मैं ये सुनकर खुश हो गई। वालदैन से इसरार किया कि कराची चलें। मजबूर वालदैन मुझे कराची लाए। हुस्ना से मिलते ही मेरी बीमारी जाती रही। वहां हम कुछ दिन रहे, लेकिन तादेर तो ना रह सकते थे। घर वापस आना ही था। घर आकर मैंने रट लगा दी कि कराची अच्छा शहर है, हम वहां शिफ्ट हो जाएं। वालिद ने समझाया कि जिसकी खातिर शिफ्ट होने का कह रही हो, उसके वालिद का फिर कहीं और तबादला हो गया तो क्या हम उनके पीछे मारे मारे फिरेंगे। मैं ना मानी और जिद पकड़ ली। ये वालिद साहब की मोहब्बत की इंतहा थी कि उन्होंने कारोबार भाइयों के सुपुर्द किया और मेरी खातिर शहर बदल लिया। हम कराची आ गए और मैंने हुस्ना के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुझको वालिद ने हुस्ना के घर वक्ती तौर पर छोड़ा, क्योंकि वालिदा के साथ सामान भी लाहौर से लाना था। कुछ दिनों बाद अब्बू ने कराची में घर ले लिया और मेरे साथ रहने लगे। मैं बहुत खुश थी। मुराद जो पूरी हो गई थी। अभी मुझे कॉलेज जाते थोड़े ही दिन हुए थे। मैंने कॉलेज के रास्ते में एक नौजवान को खड़े देखा। उसकी खूबसूरती ने मुझे मतवज्जे किया तो वो भी मेरी जानिब मतवज्जे हो गया। अब मैं खुद को समझाती कि उसकी जानिब ध्यान ना दूं, लेकिन वो तो रोज ही खड़ा मिलता। मैं उसकी जानिब देखे बिना ना रहती। खुद से खौफ भी आता था कि जुनूनी तबीयत पाई थी। किसी से भी ताल्लुक बनाने से घबराती थी कि यह ताल्लुक खुद मेरे लिए बाइसे अजाब बन जाता था। एक सहेली की मोहब्बत ने मेरे वालदैन से उनका शहर छुड़वा दिया था, तो ये दूसरा ताल्लुक न जाने कौन सा दिन दिखाने वाला था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि उस नौजवान ने मेरा रास्ता रोक लिया और एक मोबाइल फोन मेरे हाथों में थमाकर चलता बना। लोग देख रहे थे, इसलिए उसको आवाज भी न दे सकी। अब उस मोबाइल ने काम दिखाया। उसके वॉइस मैसेजेस जो उसने मुझको मुखातिब करके भरे थे और इल्तजा की थी कि मैं उसके मैसेजेस का जवाब अपनी आवाज में दूं और मोबाइल अगले दिन उसको लौटा दूं, ये मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बहरहाल मैंने वॉइस मैसेजेस तो रिकॉर्ड ना किए, अलबत्ता मोबाइल लौटाने की नीयत से अगले दिन उस जगह खड़ी हो गई जहां वो खड़ा रहता था। वो कहने लगा, सामने पार्क में आ जाओ, यहां लोग बहुत हैं, वहां मैं तुमसे अपना मोबाइल फोन ले लूंगा। मैं बेखौफ पार्क चली गई। वो 1 मिनट को मेरे पास आया, कहने लगा, सामने मेरा दोस्त आ रहा है, कल ले लूंगा, फोन अपने पास रखो। ये कहकर बगैर फोन लिए वो चलता बना और मैं हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। ये उसकी चाल थी। वो इस बहाने मुझे दोबारा पार्क में बुलाना चाहता था। घर आते ही उसका फोन खोला, तमाम वॉइस मैसेजेस सुनने लगी। ये तकरीबन 12 मैसेजेस उसने मेरे नाम रिकॉर्ड किए थे। पहले दिन तो 2 ही खोले थे, जिनमें कुछ इस तरह की बातें थीं। आपकी नजरों ने मुझे हिम्मत दी कि आपको मुखातिब करूं। आपकी निगाहें मुझसे पसंदीदगी का इजहार करती हैं। उम्मीद है आप मुझको मायूस न करेंगी कि मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई जरिया समझ में ना आया तो अपने ही मोबाइल फोन को कासिद बनाकर आपके हाथ में पकड़ा दिया। मेरा नंबर इसमें फीड है, राब्ता रखना चाहें तो अपने पास महफूज कर लेना। अभी मैं उसके ये पैगामात एक एक करके सुन रही थी कि अम्मी कोई शय लेने मेरे कमरे में आ गई। उसका मोबाइल फोन मेरे हाथ में था, लेकिन वालिदा ने ध्यान ही ना दिया।
वो अपनी मतलूबा चीज उठाकर चली गई। अम्मी मेरे कामों में बहुत कम दखल देती थी। काश वो उस दिन गौर कर लेती कि मैं किसका मोबाइल पकड़े हूं। उन्होंने तो मुझको ना टोकने की कसम खाई हुई थी। वालदैन मुझको बड़ा अहम समझते थे। मेरी हर बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। इस बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। खुद को जाने क्या समझने लगी। मैं ये समझने लगी कि मेरा हर फैसला ठीक होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगले दिन का मुझको बेचैनी से इंतजार था। उसका मोबाइल मेरे दिल का बोझ बन गया था। चाहती थी कि कल ही लौटा दूं और उसको चंद बातें भी सुना दूं। अगले रोज उसको देखकर न जाने क्या दिल को हुआ कि खरी खरी तो ना सुना सकी, अलबत्ता ये जरूर कहा कि इस तरह किसी लड़की के हाथ में सरे राह अपना मोबाइल पकड़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है। अगर इस पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहूं तो पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करोगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो मैं भी कोई गिरा पड़ा नहीं हूं। मुझको तुम्हारी आंखों ने कुछ कहा तो मैंने ये जुर्रत कर ली। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो माफी चाहता हूं और वादा करता हूं कि आइंदा कभी तुमको यहां तो क्या इस दुनिया में ही नजर नहीं आऊंगा। खैर, माफ किया, मैंने बेनियाजी से कहा और मोबाइल उसको दे दिया। ताहम अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ना दिया। मैं कोई सबूत ऐसा उसके हाथ में ना देना चाहती थी कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। उसकी ऐसी जसारत पर मुझे इस पर गुस्सा ना आया था, क्योंकि उसके लिए दिल में नरम गोशा पहले से मौजूद था। उसी नरम गोशे ने ये राह दिखाई कि मैं बाद में उसके साथ पार्क में जाकर बैठने लगी। उसकी बातें मुझको अच्छी लगती, जिनमें मोहब्बत की महक रची बसी होती। अपनी तारीफ सुनकर मैं फूले न समाती। अब रोज प्रैक्टिकल का कहकर कॉलेज से पार्क चली जाती। मुझको देखकर जुबैर की आंखों में खुशियों के दीप जल उठे। फिर ये हाल हुआ, जिस रोज हमारी मुलाकात न होती कमी सी महसूस होती। वो अब मेरी जिंदगी में अहमियत इख्तियार कर गया था। एक रोज कॉलेज में मुझे पता चला कि उसकी और भी लड़कियों से दोस्तियां हैं। मेरी एक क्लास फेलो ने मुझको उसके साथ रास्ते में बातें करते देख लिया। दूसरे रोज उसने मुझसे पूछा कि जुबैर तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मैंने भी यही सवाल उससे कर दिया कि वो तुम्हारा क्या लगता है। वो मेरा चचा जाद है, लेकिन अच्छा लड़का नहीं है, नशा करता है और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्वस है। तभी मेरे वालिद साहब ने मेरी बाजी के रिश्ते से सख्ती से इनकार कर दिया है। राबिया ने मुझको चंद लड़कियों के नाम और फोन नंबर दिए कि तुम खुद इनसे बात करके तस्दीक कर लो, ये उनको भी बेवकूफ बना रहा है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने उन लड़कियों का खोज निकाला, उनसे मिलकर तस्दीक की। वो सब सही था जो राबिया ने बताया था। मुझको बेहद दुख हुआ। जुबैर ने मेरे साथ धोखा किया था और झूठ बोला था कि मुझसे पहले उसकी किसी लड़की से दोस्ती न थी। अब जो मैं उससे पार्क में मिली तो उन लड़कियों के नाम उसको बता दिए और दो टोक बात की कि तुमने उन लड़कियों को बर्बाद किया है। बोलो ये सच बात है या नहीं। वो घबरा गया, कहने लगा तुमसे किसने कहा है। जिसने भी कहा है कहा तो सही है ना। जब उसको यकीन हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूं तो वो कमीनगी पर उतर आया। कहने लगा मैं तुमको भी ऐसे ही रुसवा कर सकता हूं जैसे मैंने उनको किया है, वरना मुझसे यूं ही मिलती रहो। हरगिज नहीं, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मजबूर किया तो मैं अपने वालिद और भाइयों से शिकायत कर दूंगी। वो तुम्हारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मुझे धमकाती हो, जानती हो इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा मेरे दोस्त ने तुम्हारी मेरे साथ अपने मोबाइल फोन में तस्वीरें बनाई हुई हैं। जब हम पार्क में महवे गुफ्तगू होते थे तुम तो मोहब्बत के जज्बे से मदहोश मुझ में खोई हुई होती थी। तुमको मालूम भी ना हो सका कि कोई हमारी मूवी और तस्वीर बनाता था। यह सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। तो क्या कोई मोहब्बत का नकाब ओढ़कर इतना भी गिर सकता है। अच्छा, मैं माजरत करती हूं जो मैंने तुमको गुस्से में कह दिया है, लेकिन तुम वो तस्वीरें और मूवीज अपने दोस्त के मोबाइल से डिलीट कर दो। वो तो मैं कर दूंगा, उसका फोन मेरे ही घर पड़ा है। मुझे कैसे यकीन आए कि तुम वाकई डिलीट कर दोगे। यकीन ना आए तो अभी मेरे साथ चलो और अपने हाथ से खुद वो सारी तस्वीरें वगैरह मिटा डालो। मैं उसकी बातों में आ गई
और उसके साथ चली गई। मुझको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था। वो घर हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था जहां ज़ुबैर मुझे ले गया था। मेरा ख्याल था कि वहां अफराद खाना होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस खाली मकान में उसने मेरा बुरा भला कहने का बदला ले लिया और हद से बढ़ी मेरी खुद एतमादी ने मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। इतनी बड़ी कीमत लेकर उसने वो मोबाइल दिया जिसमें मेरी और उसकी पार्क वाली तस्वीरें और मूवीज़ थीं। मैंने उन सब चीज़ों को खुद डिलीट किया तो मेरी जान में जान आई कि अब मैं रुसवाई के ख़तरे से बाहर हो गई हूं। लेकिन ये तो मेरी खाम ख्याली थी। ऐसे तेज तरार गलत किस्म के आवारा लड़के भला इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं। उसने मेरी तस्वीरें एक और मोबाइल में महफूज कर रखी थी जो उसने फेसबुक में डालकर मुझको सारे ज़माने में रुसवा कर दिया। ये तो मैं सोच भी न सकती थी कि वो इतना सफाक दिल होगा। उसने मोहब्बत के इतने कौलो करार करके भी हया न की। मुझसे बड़ी भूल हुई कि उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उस पर एतबार किया। दरअसल माँ बाप ने इतना मुझको प्यार और एतमाद दिया था कि मेरा ख्याल था कि मैं चांद पर भी उड़कर चली जाऊं तो जा सकती हूँ। कोई भी अजनबी और तन्हा जगह मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फेसबुक पर मेरी तस्वीरें चलने से मैं ही बदनाम ना हुई, मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि जिंदगी ही बदल गई। मेरे वालिद रुसवा, भाई भी बदनाम। उनके लाड प्यार को मैंने अपनी नादानी से रुसवाई के अंधेरों में धकेल दिया। अब्बू बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना तर्क कर दिया। पहले मैं क्या थी और आज क्या हूं। कभी कभी इंसान की जरा सी लग्जिश उसको इज्जत भरी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकती है कि वो मुंह के बल गिर जाता है और फिर तमाम उम्र उठने के काबिल नहीं रहता। जुबैर ने तो मुझे बर्बाद करके घर बसा लिया है, लेकिन मैं अपने घर में भी अजनबी हूं। मेरा तजर्बा भी यही कहता है कि रियाकार मर्द का वाकई कोई एतबार नहीं होता। वो एक ऐसे सांप की तरह होता है जो मौका पाते ही डस लेता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी हवस की खातिर कितनी ही मासूम और बेगुनाह लड़कियों की जिंदगियां उजाड़ते चले जाते हैं। शायद वो अपनी हवस की शिद्दत में यौमे हशर को भी भूल जाते हैं। खूबसूरती उस पर सोने पर सुहागे का काम करती है। ये एक ऐसा पर्दा है जो इंसान के अंदर की सूरत को बिल्कुल छुपा देता है। तब औरत हो कि मर्द, उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है कि वो धोखा देने वाला है या कि धोखा खाने वाला। मैं भी एक ऐसे ही हसीन चेहरे के फरेब में उलझ गई थी, तभी धोखा खा गई। फिर जब उसकी शख्सियत से पर्दा उठा, बहुत देर हो चुकी थी। खुद फरेबी की धुन में मैं वापसी के सारे रास्ते गंवा चुकी थी। कुदरत ने मुझको ऐसी सजा दी कि वीरान हो गई। सच कहते हैं, लड़कियां कांच के खिलौनों की मानिंद होती हैं। उनके लिए जिंदगी एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसके इर्द गिर्द लातादाद कांटे बिखरे रहते हैं। जरा देर को पैर रास्ते से उतर जाएं तो तमाम जीस्त जख्मी ही रहते हैं। जब तक सर पर बाप या भाइयों का हाथ ना हो, उसकी अपनी बहादुरी और समझदारी एक बेमानी शय है। हमारे यहाँ बिलाशुबा वालिद और भाइयों की तरफ से उनको बड़ी तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मगर हैरत का मकाम तो ये है कि कभी वालिद और भाइयों की तरफ से भी इन नाजुक आबगीनों को ठेस पहुंच जाती है और ये टूट कर बिखर जाते हैं। जैसा जख्म मैंने जिंदगी से खाया, काश कोई दुश्मन भी ना खाए। ये वक्ती दोस्तियां सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि खानदानों की इज्जतें पामाल करने के लिए काफ़ी होती हैं। अब सोचती हूँ कि अगर रोक टोक होती और हर बात पर एतबार ना कर लिया जाता तो मैं इतनी बड़ी आजमाइश से बच निकलती। क्या ख्याल है दोस्तों आपका आज की कहानी के बारे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।